अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक ठाक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है 4.3 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं आज। और उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, इसके ना 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। एएलपी में बेटा 2 पार्ट्स है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। मैं पार्ट बी सॉल्व करने लगा हूं तो अभी फिलहाल, और पार्ट बी में हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसके साथ क्या करना हमने, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या क्या है। कन्वर्ट ईच इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक काम करना है, मतलब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक काम। दूसरा काम टू इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इसी को हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। और तीसरा काम नॉर्मल फॉर्म, हमने इसी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो मींस हमने इस इक्वेशन के साथ 3 तरह के काम करना है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये सारी चीजें क्या थी, आपको याद हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y is equal to mx plus c, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x over a plus y over b is equal to 1, ऐसे ही है। और नॉर्मल फॉर्म क्या थी, x cos अल्फा plus y sin अल्फा is equal to p। ये बेटा जो हम वापस फॉर्मूला से, अच्छा अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान सा काम है, जरा इसको इसके साथ कंपेयर करो। यहां पर y वाली वैल्यू एक तरफ है, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ है, तो इसके साथ भी हम सेम वही काम करते हैं। y वाली वैल्यू को यहीं रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। 7y is equal to 4x प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 2 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हमने, बेटा देखो यहां पर y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब y का कोएफिशिएंट 1 है, हमें भी यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो क्या करें, या तो हर टर्म को 7 से डिवाइड कर दो, या फिर 7 मल्टीप्लाई उधर जाके दोनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 7 यहां मल्टीप्लाई है तो इसके साथ भी उधर जाके डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, इधर बचा y, अब 7 में जब इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा, -4/7 टाइम x प्लस 2/7। बेटा ये हमारे पास बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर। ठीक है ना, ये देखो बिल्कुल इस जैसे बन गई ना, y is equal to mx, y is equal to mx, m की जगह पर क्या आ रहा है, ये बन गया। ठीक है, आगे क्या आ रहा है, प्लस सी की जगह पर क्या आ रहा है, 2/7। ये वापस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, ये आंसर आ गया। अब चाहो तो यहां से m और c की वैल्यू भी लिखना चाहो तो लिख दो। या आपकी मर्जी लिखना चाहते हो लिख दो, या यहां तक ही छोड़ना चाहते हो तो ओके, ये भी ओके। अच्छा इसको हमने बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला काम कर लिया हमने इसके साथ। ठीक है ना, पहला काम तो हो गया। अब इसी के साथ दूसरा काम करना है, मतलब इसको हमने कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, कर दिया बेटा, ये क्वेश्चन है। इसको हमने कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कांस्टेंट हम उधर ले जाएंगे, 2 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का।
ठीक हो गया। अब जरा यहां पर देखो, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू है और कांस्टेंट टर्म क्या है 1। हमारे पास कांस्टेंट टर्म 2 है, हमें इसको 1 बनाना है। कैसे करें? हर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हर वैल्यू को बेटा 2 से डिवाइड करते हैं। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी किया और इसको भी किया। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 1 are 2, 2 2 are 4। जहां पर क्या आ जाएगा? ये तो आ सकता है, इसलिए करके कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया? 2x कट के नीचे क्या बचा 1 प्लस 7y नीचे का बचा 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर क्या बचा 1। ठीक हो गया बेटा? यहां पर होप सो यहां तक क्लियर है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो बेटा। यहां पर सिर्फ x है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, जो भी नंबर है वो नीचे है। सिमिलरली सिर्फ y है, y के साथ कोई नंबर नहीं है, जो भी नंबर है वो नीचे है। इसी तरह हमें भी ये जो x के साथ नंबर है, ये नंबर नहीं चाहिए। जो भी नंबर रखना है वो इसके नीचे रखना है। तो बेटा जरा देखो, ये मेन बार है, इस मेन बार के नीचे 1 है और इस मेन बार के ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर उसको हम नीचे लाए तो नीचे आके क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई था तो नीचे बटे के नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। प्लस सेम यही चीज यहां पर y डिवाइडेड बाय 2, ऊपर 7 मल्टीप्लाई हो रहा तो बटे के नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या बन गया? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। x ओवर a की जगह पर 1/2 है, प्लस y ओवर b की जगह पर 2/7 है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो 1/2 है ये x इंटरसेप्ट है और ये जो 2/7 है ये क्या है? ये y इंटरसेप्ट है। ठीक हो गया? तो बेटा हमने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और इस इक्वेशन को हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। तो अब बेटा नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। अब हमने इसी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल फॉर्म का ये फार्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। आपको होप्सो कि याद होगा कि अल्फा किसको क्या बता रहा है और p क्या बता रहा है। मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन में, अगर हमें किसी लाइन की नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है तो हमें बेटा ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और वो नॉर्मल जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा और उस नॉर्मल की लेंथ जो है, जो लंबाई है, उसको p बोलेंगे। ये p जो है वो नॉर्मल की लेंथ है और अल्फा जो वो इंक्लिनेशन है नॉर्मल का। अब बेटा अगर हमें इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म बनानी है ना तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है। एक अल्फा की वैल्यू, मेन चीज अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है और p हमारा ऑटोमेटिकली इसमें बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो बेटा उसकी वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे और p की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना? अब इस इक्वेशन की हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है बेटा? हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, मतलब इसको, इसकी शक्ल को इस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अब जरा यहां पर देखो, लेफ्ट साइड पर x वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू है पर कांस्टेंट नहीं है। यहां पर भी हम ऐसे ही करते हैं, लेफ्ट साइड पर x वाली वैल्यू रखते हैं, y वाली वैल्यू रखते हैं, ये जो कांस्टेंट है -2 ये उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। इतना हो गया। अच्छा, अब मैं यहां सब कुछ
समझाने लगो। मैं यहाँ पर जो काम करूंगा सिर्फ वो रॉन्ग कैलकुलेशन है। अगर हम यहीं से इसको कंपेयर करें, मसलन मैं लिख दूंगी cos अल्फा टाइम x प्लस साइन अल्फा टाइम y इज इक्वल टू p। तो जरा कंपैरिजन करो, cos अल्फा किसकी इक्वल आ रहा है, x, इधर x का कोएफिशिएंट cos अल्फा, उधर x का कोएफिशिएंट 4, तो मतलब cos अल्फा क्या बन रहा है, cos अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है 4। इसको कंपेयर करो, यहां से y का कोएफिशिएंट है sin अल्फा और इधर y का कोएफिशिएंट है 7, तो मतलब sin अल्फा क्या बन रहा है 7, ठीक है। और p की वैल्यू क्या बन रही है 2, मतलब लेंथ क्या बन रही है 2। अच्छा ख्याल रखना p का कोई मसला नहीं है, p की कोई भी वैल्यू सकते, पर हाँ ये वैल्यू होनी पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव हुई तो इसको हम पॉजिटिव खुद बनाएंगे। क्यों बेटा ये नेगेटिव क्यों होनी चाहिए, क्योंकि p जो है वो किसके बारे में बता रहा है, लेंथ के बारे में बता रहा है, नॉर्मल की लेंथ। और बेटा किसी भी चीज की लेंथ अगर हम फाइंड करें तो आंसर या 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता। दैट्स व्हाई हमें यहाँ p की वैल्यू जो निकलेगी नॉर्मल की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में तो बस आपने ये ख्याल करना, और कोई मसला नहीं। मेन मसला इन दो चीजों का है, इन दो चीजों का। अब जरा गौर करो बेटा, ये क्या लिखा है, ये कह रहा है जी cos फंक्शन में कोई एंगल रखना है अल्फा और बदले में आंसर आएगा 4। क्या ये पॉसिबल है, मुझे आप कोई एक एंगल बता दो जो मैं यहां रखूं, cos फंक्शन अप्लाई करूं और आंसर 4 आ जाए। सिमिलरली ये क्या कह रहा है कि जी साइन फंक्शन के साथ कोई रखे एंगल अल्फा, ठीक है, कोई एंगल रखे अल्फा, उस पर साइन फंक्शन अप्लाई करो, बदले में आंसर में 7 आ जाए। क्या ये भी पॉसिबल है? आप लोग कोई भी एंगल खुद से जो आपके माइंड में आता है, जो दिल करता है, यहां रखो, cos फंक्शन अप्लाई करो, चेक करो 4 आता है नहीं आता। यहां रखो, साइन फंक्शन अप्लाई करो, देखो 7 आता है नहीं आता। बेटा नहीं आएगा, ये गलत है, ये चीज रॉन्ग है। उसकी रीजन बेटा बड़ी क्लियर सी रीजन है, आपने पढ़ा है cos फंक्शन के रेंज के बारे में। cos फंक्शन का जो आंसर आता है ये 4 है ना, 4 तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा cos फंक्शन की रेंज होती है -1 से 1। इसका मतलब जो cos फंक्शन का मैक्सिमम आंसर भी आएगा वो 1 आएगा, 1 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता, और मिनिमम आंसर क्या आएगा -1 से छोटा आंसर नहीं आ सकता। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cos अल्फा का आंसर 4 आ रहा है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। cos की तो रेंज ही 1 तक है, 4 तक तो जा ही नहीं सकता, गलत होगा। सिमिलरली बेटा sin फंक्शन की भी रेंज यही होती है, sin का मैक्सिमम आंसर भी 1 आता है, 1 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि sin अल्फा का आंसर 7 आ रहा है, जो कि गलत है। तो पता ये चला कि अगर हम सिर्फ कांस्टेंट को उधर लेके जाकर कंपेयर करेंगे इसके साथ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, हमें यहां से अल्फा की वैल्यू नहीं मिलेगी। आप चाहो तो ट्राई कर लो कैलकुलेटर से, साइन तो जाकर नॉइस हो जाएगा, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के देख लो, आपको अल्फा की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम यहां पर कंपैरिजन कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर क्या करना है, कंपैरिजन हमने करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, पर अभी नहीं करना, ठीक है। कब करना है जरा बात करते हैं इसकी। देखो अभी ये जो प्रॉब्लम आ रही थी अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, उससे बचने के लिए हमें पता है क्या करना है, इस इक्वेशन की हर वैल्यू को हमने डिवाइड करना है किसी से, मतलब इसको भी और इसको भी, तीनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे इससे, डिवाइड डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय किससे, बेटा ये x का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर करो, प्लस y का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर करो, और इसका स्क्वायर रूट करो। ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर के साथ हमने बेटा तमाम वैल्यूज को डिवाइड करना है, ठीक है। अब यही फैक्टर क्यों लिया, बिकॉज बेटा यहाँ पर जनरल डेरिवेशन हुई है पीछे
कि जब हम जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये वाला फैक्टर बनाना पड़ता है और इस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, इसकी डेरिवेशन भी आप भी ऐसे बस याद रखें नॉर्मल फॉर्म। पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म आप उस तरफ ले जाओ। दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म बेटा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल डिस्टेंस के बारे में बताएगा, डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, दो स्टेप। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, इस फैक्टर के साथ तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देना है। ये फैक्टर क्या है बेटा, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या कितना बनेगा, 16 प्लस 49, तो ये आ गया आपका 65। 65 का स्क्वायर रूट आ गया। इस वैल्यू के साथ हर वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास, 4x डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर रूट प्लस 7y डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2/65 का स्क्वायर रूट। ठीक है क्या, हर वैल्यू को हमने इस फैक्टर के साथ जो इसका आंसर आ रहा था उसके साथ डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे लिख लो, 4x को 4 लिखो, x अलग लिख लो, यहां से भी 7y को 7 लिखो, y अलग कर लो। अब बेटा हम इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल फॉर्म के साथ। नाम रखना है तो 1 रख लो, वही नो नॉर्मल फॉर्म क्या है, cos अल्फा इज मल्टीप्लाई x प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू p। अब जरा इनका कंपैरिजन करो, by comparing जब कंपेयरिंग करते हैं तो बेटा p की वैल्यू क्या आती है, 2/√65। p तो क्लियर है ना, p का तो मसला ही नहीं है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, p को भी लिख लेते हैं। p की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहां से कंपेयर करो, इधर x के साथ है cos अल्फा, इधर x के साथ है 4/65, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इधर y के साथ sin अल्फा, इधर y के साथ 7/65, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक हो गया, दरमियान में लाइन लगा। अब ये जो दो वैल्यूज मिल गई, यहां से हमने बेटा अल्फा फाइंड किया। कहां से अल्फा फाइंड करें, यहां से निकालें या यहां से निकालें, बेटा एक चीज का बस ख्याल कर लेना, उसके मुताबिक फिलहाल जो यहां पर हमारी कंडीशन बन रही है, हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें या फिर यहां से निकाल दें, दोनों तरह से वैल्यू सेम आएगी और बिल्कुल ठीक वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, आपको याद है ना रूल, ऑल स्टूडेंट इन क्लास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। अब बेटा जरा गौर करना, ये क्या कह रहा है, cos अल्फा का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, सिमिलर यहां से sin अल्फा का भी आंसर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि cos अल्फा भी पॉजिटिव है, cos फंक्शन भी पॉजिटिव है, sin फंक्शन भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहां पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यहां से जो हमें अल्फा मिलेगा बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मिलेगा। अब वो आपकी मर्जी, यहां से निकालना चाहते हो यहां से निकाल लो, इधर से निकालना चाहते हो इधर से निकाल लो, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। देखो क्या है जरा अल्फा, cos इधर आके इनवर्स हो गया, तो यहां से हमें एंगल क्या मिलेगा जरा वो देखते हैं। ये आ जाएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60.2
डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास बेटा अभी अल्फा के बारे में। लो हमारे पास अल्फा भी आ गया और पी तो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें वापस पुट करने आंसर आ जाता है। अच्छा यहां से मैंने अल्फा निकाला, यहां से अगर निकाले तो क्या होगा, देख लेते हैं बेटा। जब बेटा यहां से आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो यहां से भी वैल्यू सेम निकलनी है, बिकॉज एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इसको करके ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैंने तो दोनों तरफ से सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाली, आपने ऐसा नहीं करना, आप दोनों तरफ से करना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक तरफ से भी कर लो तो एक ओके है, मतलब इस तरफ से कर लो उधर रहने दो, या उधर से कर लो इधर से रहने दो, जहां से सूटेबल है वहां से करो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू भी आ गई, अब हमने फार्मूला लिखना और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वी नो, या इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब यही क्वेश्चन लिखते हैं फ्रॉम 2, तो क्या है हमारे पास x, साथ में क्या है cos अल्फा, लेकिन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली और वो क्या निकली 60.255 डिग्री प्लस y ठीक है, x एज इट इज cos अल्फा की जगह पर उसका एंगल आ गया, ठीक है, फिर प्लस एज इट इज y, ये वाला y भी एज इट इज, अगर sin अल्फा, अल्फा की जगह पर उसका एंगल आ गया, ठीक है, और राइट साइड पर क्या है p, और उस p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/65, ये बेटा जी नॉर्मल फॉर्म आ गई हमारे पास, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, और ये जो है ये हमें डिस्टेंस बता रहा है, सॉरी लेंथ बता रहा है कि ओरिजिन से इसकी लेंथ कितनी है नॉर्मल की, या फिर हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल हमें क्या बता रहा है, कि फासला बता रहा है ओरिजिन से इस लाइन तक का, मतलब ये जो लाइन थी, ठीक है, इस लाइन का ओरिजिन से कितना फासला है वो हमें ये वाली वैल्यू बता रहा है, ओके हो गया, तो ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसी तरह इसका अगर हम सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सी पार्ट। अब सी पार्ट का भी बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दोनों तो इजी हैं, आप लोग कर लोगे, नॉर्मल फॉर्म वाला मैं करवाता हूं इसको। अब देखो जरा यहां पर हमारे पास क्या है, -8x प्लस 15y प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा -3। अब मैंने आपको कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म होती है जो राइट साइड पर लेके जाते हैं वो एक्चुअली में p है, और p क्या है डिस्टेंस, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं। तो क्या करेंगे, हर टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस का हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -15y इज इक्वल, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3, ओके। नेक्स्ट स्टेप वही बेटा वो फैक्टर्स हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 8 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है -15 का स्क्वायर विद स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर आएगा इस फैक्टर का, इस फैक्टर के साथ हमने तमाम वैल्यूज को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, और इसका आंसर आई थिंक 17 आ रहा है, हाँ इसका आंसर आ रहा है बेटा 17। तो 17 के साथ जो इस फैक्टर का आंसर आ रहा है उसके साथ
तमाम वैल्यूज को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा 8/7x माइनस 15/7y इज इक्वल टू 3/17। ठीक है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। आगे से कोई प्रोसीजर वी नो cos x, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो बेटा यहां से p की वैल्यू क्या बनी है 3/17 और cos अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है 8/17। ठीक है, और sin अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है बेटा, ये कोस है, sin अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है -15/17। ठीक है, अब ये बेटा समझने वाला है। अब देखो cos अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, sin अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव कहां पर होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में होता है ना, ऐसे ही है, आपको पता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और sin क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जो हमें एंगल रिक्वायर्ड है वो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट का रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्चुअली यहां से अगर हम अल्फा निकालते हैं तो सारा cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, ये वाला जो एंगल सॉरी फर्स्ट में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। यहां से जो एंगल मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मिलेगा। हमें फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है ना, अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का लेट्स सपोज ये कोई एंगल है, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना तो कैसे निकालते थे, 360 में से, ठीक है, इसमें से माइनस कर देते थे ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम पूरा एक चक्कर जो है 360 में से वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला निकाल देते थे, तो बाकी का एंगल हमारे पास आ जाता था। ठीक है, हमें क्योंकि इंक्लिनेशन जो लिया जाता वो काउंटर क्लॉकवाइज लिया जाता है, दैट्स व्हाई हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला एंगल कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, अब उसके लिए कैसे करेंगे, सिंपल cos अल्फा का इन्वर्स हो जाएगा, फिर वो जो वैल्यू बनेगी वो 2 पाई में से 360 में से माइनस की जाएगी, या फिर आप ऐसा कर लो यहां से cos से निकाल सकते हैं। आपको एक चीज रिजल्ट याद होगा कि cos 360 डिग्री माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है 360 माइनस अल्फा, याद है फोर्थ क्वाड्रेंट में रिडक्शन फार्मूला बेटा जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर 10 में, क्या होगा 360 माइनस अल्फा। तीन स्टेप करते हैं, सबसे पहले ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, 360 में से हम कोई एंगल निकालते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ओके, पहला स्टेप हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन। बेटा यहां पर एंगल कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला है, 360 एक्स एक्सिस पर आता है, ठीक है ना, यहां पर एक्स एक्सिस पर। तो 360 एक्स एक्सिस वाले एंगल पर कन्वर्जन नहीं होती, इसका मतलब cos फंक्शन एज इट इज और साथ में क्या आ जाएगा अल्फा। तो मतलब कि अगर हमारे पास सिंपल ये लिखा है तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं अगर यही काम यहां पर कर दूं cos अल्फा की बजाय, इसके बजाय मैं ये लिखूंगा cos 360 डिग्री माइनस अल्फा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बनेगा तो वही cos अल्फा। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा 8/17। अब आगे क्या होगा, cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा cos इनवर्स 8/17, और ये बेटा कैलकुलेटर से फाइंड कर लेता है क्या है, cos इनवर्स 8/17।
61.93 डिग्री आ रहा है, ठीक है। हमने निकालना अल्फा, तो ये वाला एंगल फर्स्ट प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा और अल्फा जो है ये उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वापस आ जाएगा 360 डिग्री, ये इधर आके माइनस कर दो 61.93 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू अल्फा माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देता है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो बेटा देखो ये हमारे पास एंगल आ गया, इंक्लिनेशन आ गया, ठीक है। और ये किस क्वाड्रेंट में देख लो 270 से बड़ा है 360 से छोटा है, तो मतलब ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में लाया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें एंगल फाइंड भी फोर्थ क्वाड्रेंट का करना था बिकॉज़ cos पॉजिटिव था, साइन क्या था, नेगेटिव था, ठीक हो गया। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो इन दोनों की वैल्यू आगे वही जिस तरह से पहले क्या था, इन दोनों की वैल्यूज को हमें इक्वेशन 2 में पुट कर देना, ठीक हो गया। तो आपने बस पुट कर देना वो आंसर। अच्छा अगर हम यही अल्फा की वैल्यू cos के बजाय sin से निकालना चाहें फिर कैसे निकलेगी बात, देखो बेटा फिर भी एंगल ये मिलेगा पर कैसे होगा जरा देखो, ये sin की वैल्यू है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है राइट साइड नेगेटिव है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, जब राइट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, जब लेफ्ट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा अब साइन के बारे में भी हमने रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था, क्या साइन 360 माइनस अल्फा, इस पर भी रिडक्शन फार्मूला फर्स्ट ईयर चैप्टर में 360 माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ को पहला स्टेप हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। लास्ट स्टेप क्या रहेगा 360 पर कन्वर्जन, 360 बेटा एक्स एक्सिस पर होता है तो इस पर कन्वर्जन नहीं होगी, तो मतलब साइन फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा अल्फा, तो मतलब ऐसे लिखा हो तो इस तरह लिख सकते हैं और ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर वैल्यू इससे करना तो उसकी जगह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही काम यहां पर करते हैं। ये वैल्यू वापस इस शक्ल में है, इसको लिख देते हैं 360 की शक्ल में, तो क्या आ जाएगा साइन 360 माइनस अल्फा व्हिच इज इक्वल टू 15/70। अब सेम प्रोसीजर यहां पर अप्लाई कर देना और बेटा एंगल आपको वही निकलेगा जो यहां पर है, साइन तो जाके प्लस हो जाएगा, साइन प्लस 15/70 निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो अगेन देख लो साइन पर सी एंगल मिला जो पहले cos से मिला था, cos से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, अल्फा उधर जाके प्लस हो जाएगा और अगेन हमारे पास यही बनेगा 360, ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा 61.93 डिग्री, अल्फा माइनस का ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आप अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन यही एंगल मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। तो बेटा पता ये चला कि हम cos एंगल निकाले या sin एंगल निकाले एंगल सेम मिलेगा, पर कैलकुलेशन जरा जांच से करनी, ये जरा इसका बेटा थोड़ा टेक्निकल काम है, दोनों से एंगल नहीं फाइंड करना, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे कि हमें दोनों से फाइंड करना है, या हम इससे फाइंड करेंगे तो कोई और आंसर आएगा, इससे करेंगे तो कोई और आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा अगर आप कैलकुलेशन ठीक करो, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, ठीक है ना। तो हमने किसी एक से करके एंगल निकाल लेना, पी हमारे पास ऑलरेडी है, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी भी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।